Hello everyone, this is the day 8 of quiz analysis. Today I'm going to discuss 10 questions on types of memory. So जितने भी questions हैं, I will explain them in a great detail. I hope it would be very helpful to you all. So this is my Telegram channel. You can join it by typing PsychQuiz1 on Telegram. You can find all the quizzes which I discuss here on this Telegram channel. So those who haven't done yet questions, they can do so by pausing the video and then they can get explanation. So question number 1 is no manipulation of the incoming information occurs in sensory memory. Okay, then reason is sensory memory is an automatic response considered to be outside of cognitive control. तो इसका आंसर है नंबर 1. तो नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि सेंसरी मेमोरी क्या होती है. सेंसरी मेमोरी इज एनीथिंग जो बहुत ही ब्रीफ स्टोरेज के लिए हमारे सामने आती है. ठीक है. सो इट्स ड्यूरेशन डिफर्स कि आपकी आइकॉनिक मेमोरी है या इकोइक मेमोरी है. सो आइकॉनिक मेमोरी इज़ फॉर अबाउट 1 सेकेंड एंड इकोइक मेमोरी इज़ फॉर अबाउट 3-4 सेकेंड. तो जितनी भी विजुअल चीज़ें होती हैं जो हम देख रहे होते हैं, ठीक है, जिन पे हम ध्यान ना दें, when we will pay attention to that, it will transfer into our short term memory. Okay. तो कोई भी चीज़ जब हमने अपनी आंखें खोल रखी हुई हैं उस वक्त हमें कुछ भी दिख रहा है तो दैट गोज़ इनटू फर्स्ट आवर सेंसरी मेमोरी. उसके बाद जब हम अटेंशन पे करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, सेलेक्टिव अटेंशन, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्शियसनेस में आती है एंड देन इट गोज़ टू STM. ओके. तो सेंसरी मेमोरी में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि दे आर आउटसाइड ऑफ आवर कॉग्निटिव कंट्रोल. कैसे? लाइक अगर आपने आंखें खोली रखी हुई हैं तो आपको चीज़ें दिखाई देंगी. आप आंखें खोलकर ये नहीं कह सकते कि मुझे कोई चीज़ दिखाई ना दे, वो आपको दिखाई देगी. कोई भी आवाज़ है आप उसको सुनोगे, भले ही आप उस पर अटेंशन पे नहीं करो लेकिन आपको वो सुनाई देगी. ठीक है. तो इस वजह से क्योंकि ये कॉग्निटिव कंट्रोल के बाहर है, आप वॉलंटरीली ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपको कोई चीज़ फील ना हो, टच के थ्रू फील ना हो, या कोई चीज़ दिखाई ना दे, या कोई चीज़ सुनाई ना दे. इस वजह से आपका इस पर कॉग्निटिव कंट्रोल नहीं है. तो जब कंट्रोल ही नहीं है तो आप उसको मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते हैं. दैट इज़ वाई बोथ असर्शन एंड रीज़न इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. This I have explained this here. You can have a look of it and you can get a much better idea what I have talked about. So in sensory memory, no manipulation of the incoming information occurs as it is transferred quickly to working memory. और क्योंकि ये बहुत फास्ट, as soon as we pay attention to whatever we are seeing, ठीक है, तो वो हमारी वर्किंग मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाती है. ओके. तो इस वजह से उसमें कोई भी मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है. आई होप दिस इज़ क्लियर. Next question is, we perceive bright light at night as forming a continuous line as happen when we burn sparkler, जिसको फुलझड़ी बोलते हैं. ओके. What is responsible for this phenomena? तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब भी कोई भी हम फुलझड़ी जलाते हैं, ठीक है, तो उस वक्त जो हमें जो लाइट है वो एक लाइन में दिखती है. ठीक है. तो ये इस फिनोमेना का रीज़न क्या है, कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? परसेप्चुअल इल्यूजन विल नॉट बी द आंसर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई इल्यूजन नहीं हो रहा है. इल्यूजन का मतलब होता है जो चीज़ नहीं है उसको परसीव करना. तो यहाँ पे लाइट है, हम लाइन भी देख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं. ओके. तो दिस इज़ नॉट एन इल्यूजन. उसके बाद लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, इसका आंसर हो सकता है पॉसिबली, क्योंकि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी जिस्टाल्ट का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई भी चीज़ इन लाइन है तो हम उसको एक ही लाइन में परसीव करेंगे. ठीक है. कोई भी एलिमेंट है जो कि अरेंज है किसी भी लाइन में या कर्व में, तो हम उसको एक स्ट्रेट लाइन, एक ही एलिमेंट परसीव करेंगे, ना कि उसको अलग अलग देखेंगे. ओके. तो इसका आंसर लॉ ऑफ कंटिन्यूटी हो सकता है, बट हेयर आई हैव मार्क्ड आइकॉनिक मेमोरी एज द करेक्ट आंसर. वाई? बिकॉज सी दिस इज़ द पिक्चर विच वी गेट इन जब हम फुलझड़ी जलाते हैं उस वक्त. तो सेंसरी इनपुट टू द विजुअल सिस्टम गोज टू इनटू द आइकॉनिक मेमोरी, सो नेम बिकॉज ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पे ये बताया हुआ है कि आइकन क्या होता है. आइकन जो भी हमारी विजुअल स्टिमुलस होती है, जब उसका मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसको हम आइकन बोलते हैं. इस वजह से इस मेमोरी को आइकॉनिक मेमोरी भी बोला जाता है. ओके. सो वन ऑफ द टाइम दैट आइकॉनिक मेमोरी इज नोटिसेबल इज व्हेन वी सी लाइट ट्रेल्स. तो लाइट ट्रेल्स क्या होती है? ट्रेल्स का मतलब लाइन. ओके. सो दिस इज द फिनोमेना व्हेन ब्राइट लाइट मूव्स रैपिडली एट नाइट एंड यू परसीव देम एज फॉर्मिंग अ ट्रेल. ओके. एक लाइन बनती है. तो दिस इज द इमेज दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द आइकॉनिक मेमोरी. तो
क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पुरानी वाली होती है, जैसे हम अगर उसको मूव कर रहे हैं, सो उसके पहले वाली जो लाइट है वो हमारी सेंसरी मेमोरी में स्टोर हो जाती है, तो इस वजह से हमको वो पूरी परसीव होती है एक लाइन की तरह। ओके, so in iconic memory you perceive a moving bright light as forming a continuous line because of the images retained in sensory memory for milliseconds. I hope this is clear. So इसका आंसर law of continuity, it might be possible. I am not saying कि iconic memory इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो this question is open for discussion. You can discuss its for or against in the comment section. Next question is assertion echoic memory is capable of holding a large amount of auditory information for 3-4 seconds. Okay, कि echoic memory की duration कितनी होती है? 3 to 4 seconds होती है. Okay, our mind is constantly forming echoic memories. तो इसका आंसर है 2. Our mind is constantly forming echoic memories. जस्ट अभी मैंने जो पहले बताया था कि आपका वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं है कि आप कोई भी चीज़ ना सुनो, ठीक है। लाइक अभी भी आप यू आर लिसनिंग टू माई लेक्चर, तो आप सेलेक्टिव अटेंशन पे कर रहे हो लेक्चर पे, लेकिन स्टिल आपकी बैकग्राउंड में कई सारी नॉइजेज होंगी, मे बी फ़ैन चल रहा होगा, मे बी कहीं बच्चे खेल रहे होंगे, टीवी चल रहा होगा, या कई सारी नॉइजेज होंगी जिस पे आपका ध्यान नहीं होगा, बट स्टिल वो आपको सुनाई दे रहा है। तो दैट इज़ वाई आर माइंड कॉन्स्टेंटली मेक्स दिस इकोइक मेमोरी एवरी टाइम। ओके, हर वक्त हमारे माइंड में इकोइक मेमोरी बन रही होती है, और एज सुन एज वी विल गिव अटेंशन, सेलेक्टिव अटेंशन, तो वो इट गोज इन टू आर एस्टीम। Next question is, you can identify your favorite t-shirt when with your eyes closed and just by feeling the texture of it. This happens because of, so haptic memory होती है, it is the memory of touch. Like हम चीज़ों को टच करके भी पहचान लेते हैं। तो वो कैसे होता है? बिकॉज हमने जो भी चीज़ें छुई हैं उसकी मेमोरी फॉर्म होती है। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी टी शर्ट है, यानी वो फेवरेट टी शर्ट है, इसका मतलब आपने उसको कई बार पहना, तो यू नो कि वो स्किन पे किस तरह से फील होती है या उसका टेक्सचर कैसा है, तो आप अंधेरे में भी उस टी शर्ट को पहचान लोगे, ठीक है। तो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस हैप्टिक मेमोरी। Now let me tell you an experiment which has been done on haptic memory. There was an experiment जहाँ पे जो भी participants थे उनको ब्लाइंड फोल्ड किया गया था, एंड देयर वर 168 एवरीडे ऑब्जेक्ट्स लाइक पेन, पॉट, ठीक है, पेपर, बुक्स, इस तरह की चीज़ें थी। तो वो उनको दिया गया, उनको वो चीज़ छूना था, और उसके बाद दे हैव टू, उनसे ये बोला गया कि आपको अभी इसका टेस्ट भी लिया जाएगा, यानी कि आपको मतलब इसको मेमोराइज करना, यू हैव टू फील द टेक्सचर एंड एवरीथिंग, यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स। तो उनको ब्लाइंड फोल्डेड, उन्होंने ऑब्जेक्ट्स का टेक्सचर को लर्न करा। उसके बाद हाफ ऑफ दी ऑब्जेक्ट, यानी जितने 168 ऑब्जेक्ट्स थे उनके हाफ ऑब्जेक्ट्स का ट्रायल इमीडिएटली किया गया, ठीक है, कि आपको दोबारा से वो ऑब्जेक्ट दिए गए और उनको ये आइडेंटिफाई करना था कि क्या ये वही ऑब्जेक्ट्स है जो अभी आपने छुए थे या नहीं छुए थे। अगेन वो ब्लाइंड फोल्डेड ही थे, ठीक है। तो 94% देयर वाज एक्यूरेसी, कि हाँ उन लोगों ने पहचान लिया था, कि सही आंसर दिया था कि वेदर दिस ऑब्जेक्ट इज़ द सेम और नॉट, ठीक है। उसके बाद 1 वीक लेटर हाफ टेस्ट का किया गया, यानी हाफ ऑब्जेक्ट्स थे 168 में से, उनका हाफ ऑब्जेक्ट्स का 1 वीक लेटर उनको फिर से टेस्ट किया, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट्स को। तो उस वक्त भी 84% देयर वाज एन एक्यूरेसी ऑफ 84%, कि 84% टाइम देयर वाज एक्यूरेट रिजल्ट, कि हाँ वो ये चीज़ पहचान गए थे इवन आफ्टर 1 वीक आफ्टर, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ वो पहले टच कर चुके हैं। ओके, सो दिस वॉज अ लिटिल एक्सपेरिमेंट ऑन दिस हैप्टिक मेमोरी। तो हम चीज़ों को या किसी भी टेक्सचर को लर्न कर लेते हैं, सो दैट इज़ हैप्टिक मेमोरी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आर हेल्पफुल इन कीपिंग द इन्फॉर्मेशन इन आर एसटीएम। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमें हेल्प करती है इन्फॉर्मेशन को एसटीएम में रखने के लिए? तो द आंसर इज रिहर्सल एंड चंकिंग। चंकिंग का मतलब होता है कि हम चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में, लाइक अगर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, सो वी कैन लर्न इट बाय 4 into 4 and 2, तो 4 4 और 2, तो इसके 3 ग्रुप्स हो गए, सो दिस इज़ कॉल्ड चंकिंग। ओके, रिहर्सल का मतलब आप चीज़ों को रिपीट करें, तो दैट इज़ कॉल्ड रिहर्सल। उसके बाद जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन हिप्पोकैम्पस उसको प्रोसेस करता है टू कन्वर्ट इट इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। Okay, so with the help of rehearsal and chunking, we can maintain any information in our STM. Elaborative rehearsal is the process when information has to transfer from short-term memory to long-term memory. तो उसको elaborative rehearsal बोलते हैं। Maintenance rehearsal उसको बोलते हैं, like आपकी जो भी
लाइक आप रिपीट करो उस चीज़ को, बार बार बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो. सो दैट इज़ द मेंटेनेंस रिहर्सल. और मेंटेनेंस रिहर्सल ही है जिसके थ्रू आप एसटीएम में चीज़ों को रख सकते हो. ऑल्दो मेंटेनेंस रिहर्सल के थ्रू इन्फॉर्मेशन एलटीएम में भी ट्रांसफ़र करी जा सकती है, बट दे आर मोर प्रोन टू डीके. वो जल्दी आप उन्हें भूल जाओगे इन कंपैरिजन टू जो आपने इलेबोरेटिव रिहर्सल के थ्रू आपने एलटीएम में डालो. इलेबोरेटिव रिहर्सल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को जितना ज़्यादा आप समझ के अपने मेमोरी में डालोगे तो वो आपको लंबे वक्त तक याद रहेगी, इन कंपैरिजन टू अगर आप कोई भी चीज़ सिर्फ ऊपर से या उसको बार बार बोल के रट रहे हो और फिर एलटीएम में डाल रहे हो तो वो आपको कम याद रहेगी. आई होप दिस इज़ क्लियर. Question number 6 is, when you read a novel, which of the following memory helps you in making the grip of the story? तो द आंसर इज शॉर्ट टर्म मेमोरी. तो अगर आप नॉवल पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको पूरी स्टोरी फ्रॉम द एंड, अगर आप 500 पेजेस की नॉवल पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग से लेके आपको एंड तक की जो आप पूरा कनेक्ट बना पाते हो तो किस वजह से होता है, वो आपकी जो मेमोरी स्टोर हो रही है, वो पूरी नॉवल की स्टोरी वो कहाँ पे स्टोर हो रही है. सो दैट इज़ द शॉर्ट टर्म मेमोरी. ओके, नाउ वर्किंग मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी में देयर इज द डिफरेंस. ओके, लाइक एक की डिफरेंस होता है, लाइक वर्किंग मेमोरी में वर्किंग से आप याद रख सकते हो, लाइक मैनिपुलेशन, काम करना. तो कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो तो वो आपके वर्किंग मेमोरी में रहेगी. और अगर उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ठीक है, तो देन इट विल बी स्टोर्ड इन शॉर्ट टर्म मेमोरी. लाइक अगर हम आपसे ये बोलें कि टू मेमोराइज, मैं आपको बोलती हूँ कि मैं कुछ को डिक्टेट कर रही हूँ और आपको उसको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है, तो आप उसको सुन रहे हो और आप उसको कॉपी पे लिख रहे हो, तो जितनी देर आप उसको सुनोगे और आपकी मेमोरी में वो चीज़ रहेगी तो वो कहाँ है, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में. अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि हम जो बोल रहे हैं उसको आपको अपोजिट वर्ड लिखना है, लाइक अगर मैंने हैप्पी बोला तो आपको उसको सैड में लिखना है, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहे हो. आप अपने माइंड में सोचोगे ओके हैप्पी इज़ अ वर्ड, उसका अपोजिट क्या होगा, सैड होगा. सो यू आर मैनिपुलेटिंग द इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पे वर्किंग मेमोरी इज़ रिस्पॉन्सिबल. वर्किंग मेमोरी रिफर्स टू द प्रोसेसेस दैट आर यूज टू टेम्परेरी स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट. ठीक है, स्टोर भी करना उसको, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, किसी भी मैनर में, ओके, एंड मैनिपुलेट करना. ओके, वहीं कैटेगराइजेशन भी हो सकता है, लाइक अगर मैं आपको बोलूँ लाइक पोटैटो, ऑनियन, बनाना, मैंगो, ठीक है, तो अगर आपने इसको क्लासीफाई करके बोला लाइक सारे वेजिटेबल्स एक तरह एक साथ बोले और सारे फ्रूट्स एक साथ बोले, ओके, लाइक मैंने आपको बोला पोटैटो, मैंगो, ऑनियन एंड बनाना. ओके, तो आई हैव सेड कि वन वेजिटेबल बोला, फिर मैंने एक वन फ्रूट बोला, फिर वन वेजिटेबल बोला, फिर वन फ्रूट बोला. अगर आप इसको एज इट इज़ बोल दोगे तो वो आपके एसटीएम में से निकल के आएगा. लेकिन अगर आप इसको कैटेगराइज कर दोगे, ठीक है, लाइक आपने पहले वेजिटेबल्स के नाम सारे बोल दिए, फिर आपने फ्रूट्स के नाम बोले, तो यू हैव डन एन ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव डन अ कैटेगराइजेशन. तो यहाँ पे आपकी वर्किंग मेमोरी का रोल था. आई होप दिस डिफरेंस बिटवीन वर्किंग मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी इज क्लियर. ऑल्दो कई सारे डिफरेंसेस और भी हैं, तो वहाँ वो मैंने इस यहाँ पे अभी नोट नहीं किए हैं. लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड यू नो ऑल कि लंबे वक्त तक की जो रहे हमेशा के लिए, दैट इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी, एंड सेंसरी मेमोरी आई हैव एक्सप्लेन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन हाउ वॉज अ ट्रिप टू राजस्थान इज प्रोविंग विच ऑफ योर मेमोरी. तो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपकी ट्रिप कैसी रही राजस्थान की. सो वेन एवर कोई भी मेमोरी जो आप किसी भी इवेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, आपके लाइफ के किसी एपिसोड से रिलेटेड हो, सो दैट इज़ कॉल्ड एपिसोडिक मेमोरी. सो दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू प्रोब योर एपिसोडिक मेमोरी. आपकी एपिसोडिक मेमोरी जानने की कोशिश करिए. सिमेंटिक मेमोरी इज रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, ओके, लाइक दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो जो भी इस तरह की जनरल नॉलेज है दैट इज सिमेंटिक मेमोरी. वो सारी सिमेंटिक मेमोरी में होती है. प्रोसीजरल मेमोरी इज अबाउट कि लाइक हाउ टू कॉम्ब और हाउ टू टाई अ शू लेस, हाउ टू ओपन अ डोर, हाउ टू ड्राइव. तो ये सारी चीज़ें प्रोसीजरल मेमोरी में होती है. एंड इमोशनल मेमोरी कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है, बट हाँ आप कह सकते हो कोई भी मेमोरी जो इमोशनल हो तो दैट इज़ इमोशनल मेमोरी, बट दिस इज़ नॉट एनी टाइप ऑफ मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी. तो वर्किंग मेमोरी के देयर आर कंपोनेंट्स, मेनली ऑल दीज 4 कंपोनेंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी. द आंसर इज नन, बिकॉज ये सारे ही कंपोनेंट हैं. सो वर्किंग मेमोरी आई हैव एक्सप्लेन्ड कि क्या होती है, जिसमें आप चीज़ों को मैनिपुलेट करोगे. इट होल्ड्स टेम्परेरी डेटा इन द माइंड वेयर इट कैन बी मैनिपुलेटेड. तो वर्किंग मेमोरी वॉज गिवन बाय दिस बैडली एंड हिच इन 1974 मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी. आई होप दिस इज़ क्लियर. उसके बाद फोनोलॉजिकल लूप क्या होता है. तो फोनोलॉजिकल लूप इज़ अबाउट कि आपकी जो भी इट स्टोर साउंड, ठीक है, ये साउंड को स्टोर करता है फॉर अबाउट 2 सेकेंड. तो और यहीं साथ में जो आर्टिकुलेटरी लूप है, ठीक है, इट हेल्प्स टू रिवाइव दीज मेमोरी ट्रेसेस. यानी कि आप फोनोलॉजिकल स्टोर में कोई भी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, बट विदाउट रिहर्सल वो डीके हो जाती है आफ्टर 2 सेकेंड्स.
बट दिस आर्टिकुलेटरी लूप जो फोनोलॉजिकल लूप के अंदर का पार्ट है, ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दैट ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। तो आर्टिकुलेटरी लूप इट एक तरह का लूप समझ लो आप, ठीक है। तो ये रिहर्सल के थ्रू आप करो रीप्ले, ये रीप्ले करती है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो दिस आर्टिकुलेटरी लूप्स हेल्प्स फोनोलॉजिकल लूप टू कीप द ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन इन वर्किंग मेमोरी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज विजुअल स्पेशियल स्केच पैड। तो विजुअल यानी कि विजुअल से रिलेटेड एंड स्पेशियल इज अबाउट पोजीशन। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जिसमें विजुअल और स्पेशियल दोनों चीज़ हो तो दैट इज़ विजुअल स्पेशियल स्केच पैड। तो इसका दोनों कंबाइंड होकर भी लाइक फोनोलॉजिकल लूप एंड विजुअल स्पेशियल स्केच पैड, ये दोनों कंबाइन होकर भी कोई भी इंफॉर्मेशन हम इजीली लर्न कर सकते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस यू माइट बी बेटर एबल टू रिमेंबर एन एंटायर फ़ोन नंबर इफ़ यू विजुअलाइज पार्ट ऑफ इट। लाइक 10 डिजिट का फ़ोन नंबर है तो 5 डिजिट आपने सिर्फ उसको विजुअलाइज किया, ठीक है, उसको याद नहीं किया, बस उसको आपने देखा और उसको विजुअलाइज किया सिर्फ, ठीक है। और बाकी का जो 5 नंबर है उसको आपने बोल के याद किया। तो एक को आपने सिर्फ देख के याद किया और एक को आपने सिर्फ बोल के याद किया। तो आपकी जो मतलब एसटीएम में जो इन्फॉर्मेशन रखने की वो जो स्टोरेज है वो बट गई बिटवीन दिस विजुअल स्पेशियल एंड फोनोलॉजिकल लूप। सो इस तरह से आप ज़्यादा बेटर तरह से चीज़ों को एसटीएम में या वर्किंग मेमोरी में रख सकते हो। Then central executive is responsible for execution function between this visual spatial sketchpad and phonological loop, or it also relates with LTM. Like अगर आप कोई मैथ्स की प्रॉब्लम कर रहे हो तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ वर्किंग मेमोरी। लेकिन जो भी आप कैलकुलेशन लगा रहे हो लाइक 2 × 2 = 4, ये आपके LTM से ही आएगा। सो central executive manages all these parts and connects it with LTM. Next question is which of the following is not true for long term memory? तो these all are true for long term memory. Long term memories are often outside of conscious mind, ठीक है। कॉन्शियसली आपको हर चीज़ नहीं याद रहती है। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो अगर आपकी 4th क्लास की कोई इंसिडेंट पूछूं, माई चांस 5th क्लास की पूछूं, तो वो आपको याद होगी बट वो कॉन्शियस नहीं होगी आप उसको कि हाँ मुझे ये चीज़ याद है। मैं आपसे पूछूंगी आप तब आपको याद आएगा कि हाँ ओके मुझे याद है। उसके बाद नॉट ऑल लॉन्ग टर्म मेमोरीज आर क्रिएटेड इक्वल। लाइक कोई भी इंपॉर्टेंट डे है आपकी लाइफ का तो वो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से याद रहेगा इन कंपैरिजन टू एनी अनइम्पॉर्टेंट डे और इवेंट। तो इसलिए लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं। कोई बहुत अच्छे से आपको याद रहेगी, कोई नहीं अच्छे से याद रहेगी। उसके बाद मेमोरीज दैट आर फ्रिक्वेंटली एक्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर एंड ईजियर टू रिकॉल। कोई भी ऐसी मेमोरी जिसको आप फ्रिक्वेंटली एक्सेस करो, ठीक है, बार बार सोचो। सो हेयर यू कैन कनेक्ट इट विद टेस्टिंग इफेक्ट। टेस्टिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करके ज़्यादा बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं रिवीजन करो रिवीजन करो, तो रिवीजन करना इज़ नॉट दैट इफेक्टिव जितना रिकॉल करना इफेक्टिव है। कि आपने कोई चीज़ याद करी और उसके बाद आप उसको रिकॉल करते रहो कि हाँ मैंने ये चीज़ याद करी, इसमें ये पॉइंट्स थे। उसको जितना ज़्यादा रिवीजन के बजाय रिकॉल करो तो दैट विल बी मच स्ट्रॉन्गर इन योर LTM। ओके, सो ऑल ऑफ दी options are correct for long term memory. Last is which of the following is a part of long term memory? तो long term memory के there are 2 parts, okay, explicit and implicit memory. तो explicit memory को declarative memory भी बोलते हैं and it is also a conscious memory, okay. और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी को इम्प्लिसिट मेमोरी बोलते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो अ अनकॉन्शियस मेमोरी. सो हियर इज अ चार्ट, यू कैन हैव अ लुक ऑफ इट. लाइक LTM इज डिवाइडेड इनटू एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट वो सारी मेमोरीज जो हम बोल के या बता सकते हैं, ठीक है. इम्प्लिसिट मेमोरीज वो होती हैं जो अनकॉन्शियस होती हैं और लाइक इनको आप प्रोसीजरल मेमोरी भी बोलते हो, जिसको आपको जो आप वर्बली डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, ओके. लाइक आप किसी को बोल के नहीं बता सकते हो कि हाउ टू राइड अ बाइसिकल, आपको उनको बाइसिकल चला के दिखाना पड़ेगा. सो इस वजह से इसको इम्प्लिसिट बोलते हैं बिकॉज यू कैन नॉट एक्सप्लिसिटली कन्वे इट, ओके. Then explicit memory is divided into 2 parts, episodic and semantic. I have explained this. And implicit memory is divided into priming and procedural. Priming actually not priming exactly आप नहीं कह सकते, but हाँ priming का जो function होता है वो LTM के through ही चलता है. तो priming I will explain in any other video. Here let limit this to types of memory only, okay. And procedural memory I have explained all the motor activities is called procedural memory. Okay, I hope these all the questions are clear to you. If you have any doubt or want to ask any question, you can do so in the comment section. And वो iconic memory और law of continuity वाला question I have opened it for discussion. You can discuss it in the comment section. Thanks for watching. Have a good day ahead.